जय हिंद दोस्तों। रार्धमेंटर के न्यूज रूम से मैं लाइव हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 17 मार्च यानी शुक्रवार से हो रहा है। इस साल के आखिर में वर्ल्ड कप भी खेला जाना है ओडीआई का, जो भारत में ही होगा। ऐसे में दोनों टीम यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपनी अपनी जुगत लगाने में जुड़ी है और टेस्ट मैच की जो शुरुआत हुई थी, तो दो टेस्ट मैचों में जो शुरुआत थी वो भारत ने पूरी तरह से पटकनी दी थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन तीसरे टेस्ट में जिस तरह से पलटवार किया ऑस्ट्रेलिया ने और चौथे टेस्ट को ड्रॉ कराने में जो है पिच क्रिएटर का ज़्यादा हाथ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उनका जो मनोबल है वो बढ़ा होगा और भारतीय टीम तीसरे टेस्ट में हारी थी और चौथा टेस्ट जो है किसी तरह से वो बचा गई थी। एक अच्छी बात ये रही थी कि WTC में जो है भारतीय टीम क्वालिफाई कर गई, यहाँ पे मनोबल उनका ऊंचा है। लेकिन वनडे की बात जो है वो बिल्कुल अलग है। वनडे में टर्निंग पिच से कोई मतलब होता नहीं है और वनडे में टर्निंग पिच बनाए नहीं जाते। आपको एक चीज याद दिला दें कि जब भी भारत में मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैचेस, तो खासकर भारत यहाँ पर अच्छी टीम को पटकनी दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, ये पहली बार देखने को मिला। पाकिस्तान और श्रीलंका ऐसा करती थी क्योंकि एशियाई टीम थी। पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस तरह का कारनामा किया, जो कि भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं वो बैक कराए स्पिनर्स के सामने, खासकर ऑस्ट्रेलियाई। लेकिन वनडे की जो बात है, वनडे की बात अलग है और वनडे व्हाइट बॉल गेम है और रेड बॉल और व्हाइट बॉल गेम में काफ़ी फर्क होता है। ऐसे में अब जो 3 मैचों की जो सीरीज है, पहला शुक्रवार को 17, फिर दूसरा 19 को, फिर तीसरा 22 को खेला जाना है। अब आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े भी कुछ इसी तरह का यहाँ रिकॉर्ड जो है बताते हैं कि कुल अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 143 मैच खेले गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 80 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं भारत मात्र 53 मैचों में जीत दर्ज की है और 10 जो मैच है वो अबॉन्डेड रहा, यानी कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब अगर बात कर लेते हैं भारत में, तो भारत में कुल 64 मैच ओडीआई जो है ऑस्ट्रेलिया खेली है, जिसमें 30 में उसकी जीत हुई है, 29 में भारत की जीत हुई। यहाँ पर मामला 50-50 का है। तो अब अगर ये सोचकर हम बैठ रहे हैं या समझ रहे हैं कि वनडे सीरीज में तो इंडिया से कोई जीत ही नहीं सकता, तो ऐसा सोचना यहाँ पर अभी फिलहाल गलत होगा, क्योंकि उसकी टीम में मैक्सवेल भी वापस आ गए हैं, डेविड वार्नर भी वापस आ गए हैं, लबुशेन है और सबसे जो खतरनाक खिलाड़ी अभी साबित होगा वो कैमरून ग्रीन होगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन की बल्लेबाजी आपने देखी टेस्ट मैचों में कि किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। हाँ, गेंदबाजी वैसी धारदार दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वनडे में मात्र 10 ओवर ही करने पड़ते हैं और 10 ओवर में भी अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं होती है तो उन्हें बिठाया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात अगर होगी तो कैमरून ग्रीन की बल्लेबाजी देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अपर हैंड मिलेगा। ये अलग बात है कि इंडिया जो है वो काफ़ी सजी हुई टीम है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर एक जो मामला सबसे बड़ा सामने आया वो ये है कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर टीम में नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर को टेस्ट मैच के दौरान ही जो चोट लगी थी वो बाहर हो गए हैं इस वनडे सीरीज से, और अब वो कब ठीक होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर अब आ जाते हैं, बात करते हैं सूर्य कुमार की। तो सूर्य कुमार का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम की जीत जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर सूर्य कुमार को जिस तरह से उनके मनोबल को तोड़ा गया राहुल द्रविड़ के द्वारा और उन्हें एक टेस्ट मैच में खिलाने के बाद में ही बिठा दिया गया, तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाज का मनोबल वहां पर गिरा है, ईशान किशन का मनोबल वहां पर गिरा है। अब हार्दिक पांड्या जो है पहले मैच के लिए कप्तान होंगे। अब पहले मैच में वो कितना बूस्टअप कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि वन टेस्ट मैचों में राहुल द्रविड़ ने जो किया आपने देखा, केएस भरत जो कि लगातार फ्लॉप हुए, उन चारों टेस्ट मैच खिलाया गया उनको। और
एक जो खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जो वनडे में कारनामा ऐसा करके दिखाया जिसका अभी मुकाबला फिलहाल पूरी दुनिया में उनके मुकाबले का कोई खिलाड़ी नहीं है, उनके मुकाबले का शॉट नहीं है किसी के पास में, लेकिन उनको बिठाया गया। ठीक है कि वनडे और टेस्ट मैच अलग होते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा खिलाड़ी वनडे में अच्छा खेल रहा है तो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप उसका जो विकल्प लाए हैं उसका विकल्प बहुत अच्छा लाते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता तो समझ में बात आती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्रेयस अय्यर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया ने, राहुल द्रविड़ ने उन्हें मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं से इनके मनोबल में गिरावट आएगी। अब जब वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर अब आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो हिटमैन है के नाम से जाने जाते हैं, हिटमैन अभी टीम में नहीं है। ओपनिंग की जिम्मेदारी जो है एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशांत किशन के हाथों में होगी, या फिर केएल राहुल को भी मौका दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी श्रेयस अय्यर नहीं है, जो मिडिल ऑर्डर का जो मामला है, तो मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो कि श्रेयस अय्यर की जगह को पूरा करे, और केएल राहुल ही उनकी जगह पर आ सकते हैं। अब केएल राहुल को मौका मिलता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो टीम है वो टीम काफी संतुलित दिख रही है, लेकिन यहाँ पर अब सिलेक्शन की बात अगर करते हैं तो आपको सिलेक्शन जो है बड़ा सोच समझ के करना होगा। सबसे पहले आप बता देते हैं कि टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, लोकेश राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, एक एक खिलाड़ी की बात करते हैं। शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की टेस्ट मैचों में भी, वनडे में भी और T20 में भी। विराट कोहली तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में भी सेंचुरी लगाई और काफ़ी बड़ा नाम उभर के फिर से एक बार सामने आया टेस्ट मैच में, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस टेस्ट मैचों में भी उनका नहीं रहा था, लेकिन फिलहाल वनडे में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। और आखिरी टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी लगाई, दोहरे शतक तक पहुंचने ही वाले थे कि उसके बीच में ही आउट हो गए, तो उनका मनोबल भी काफ़ी ऊंचा हुआ होगा। और वनडे में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई इसी साल और T20 में भी लगाया, तो इनका मनोबल अच्छा होगा। सूर्य कुमार के बारे में मैंने बता ही दिया कि उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही चाहिए। भले से उनके साथ में सही नहीं हुआ, लेकिन वनडे में ऐसा नहीं होगा और यहाँ पर वो ज़रूर खेलेंगे। लोकेश राहुल, जो केएल राहुल हैं, इनकी बल्लेबाजी को भी आप नहीं भुला सकते। ये भी वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन हैं और वो मौका मसलहत देख करके ही खेलते हैं। अगर टेस्ट मैचों की बात करें तो वो स्लो बैटिंग करते हैं, सधी हुई बैटिंग करते हैं। और वनडे की बात करें तो उनकी वनडे की बल्लेबाजी भी सभी लोगों से छुपी हुई नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है बहुत सारे मौके पर, ऐसा करके दिखाया। ईशांत किशन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, और ऋषभ पंत के नहीं रहने का मतलब है कि अभी टीम में वो नहीं है, फिलहाल उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत जल्द ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय टीम मैनेजमेंट भी लगी हुई है, डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं और पूरे देश के लोगों का प्यार और दुआएं उनके लिए लगातार कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ईशांत किशन के साथ में भी बहुत अच्छा जो है नहीं हुआ टेस्ट मैचों में, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। घरेलू सीरीज थी, घरेलू सीरीज में जब एक विकेट कीपर बैट्समैन ना विकेट कीपिंग अच्छी की है, ना ही उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की है, उस वक्त पर इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। लगातार केएस भरत को जो मौका मिला, ये कहीं से गले नहीं उतर रहा, लेकिन क्योंकि राहुल द्रविड़ जैसी शख्सियत हेड कोच की भूमिका में हो तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि अच्छे खिलाड़ी को बिठाया जा सकता है और खराब खेलने वाले को खिलाया जा सकता है, और उन्होंने ये साबित भी किया है। और वो किस तरह के इंसान है, आपने हमारे पहले भी जो हमने बात की आपसे उसमें भी बताया, और एक बार आपको फिर से याद दिला दे कि आप याद कीजिए कि सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी के करीब थे, उसी वक्त राहुल द्रविड़ ने टीम को डिक्लेयर कर दिया था, जो काफ़ी किरकिरी हुई थी उनकी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं, वो एक क्षेत्र के खिलाड़ियों को मौका देते हैं। जिस वक्त में रवि शास्त्री हेड कोच हुआ करते थे, उस वक्त की टीम याद कीजिए और अभी की टीम याद कीजिए, तो कहीं ना कहीं से वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो गलत दिशा में जाएगी
और अगर राहुल द्रविड़ वक्त रहते अगर अपने आप में चेंजिंग नहीं लाते हैं या फिर कोई चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों सीरीज भी गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जो है भारत में इंडिया से अच्छा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर लगातार उनके खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलते आए हैं तो यहाँ की कुछ कुछ भाषा भी जो है, जो कोड वर्ड होते हैं वो समझ चुके हैं, यहाँ की पिच को जो है वो समझ चुके हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर को वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वो इंडियन खिलाड़ी की तरह ही है और यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारा है इन्होंने, तो यहाँ के उनके लिए कोई नई जगह ये नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या, जो कि कप्तान पहले वनडे के लिए बनाए गए हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या आपको अगर आप देखें तो वो मैदान में ओवर एक्टिंग करते नजर आएंगे, खास करके वो दिखाए एक ओवर में वो देखेंगे कभी इंजर्ड हो जाएंगे, कभी पैर खींचा जाएगा, कभी उनका कुछ हो जाएगा। यानी कि आपको 3 मैचों में आप देख लीजिएगा उनकी वजह से 10-20 मिनट का खेल पक्का रुकेगा कि वो इंजर्ड हो गए, कभी हाथ में दर्द हो गया, कभी पैर में दर्द हो गया, कभी गिर गए, कभी, तो ये सब चलता रहेगा। तो वो कप्तान है तो उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है, गेंदबाजी भी अच्छी है, लेकिन वो इंजर्ड बहुत जल्द हो जाते हैं या एक्टिंग बहुत जल्द करते हैं। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर एक्टिंग कितनी करते हैं और कितनी बार खेल को रुकवाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की 2 टेस्ट मैचों में, गेंदबाजी भी अच्छी की, फिर तीसरे और चौथे मैच में ना बल्लेबाजी ही अच्छी कर पाए और ना ही गेंदबाजी अच्छी कर पाए। हाँ, उनके डॉन को चेंज किया गया, उनको प्रमोट करके भेजा गया, तो वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन वनडे में वो ज़रूर खेलेंगे, टीम का एक हिस्सा होंगे। अब बात कर लेते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव का भी रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है। ये अलग बात है कि उन्हें उतना मौका नहीं मिला क्योंकि बल्लेबाजी उनकी वैसी नहीं है, उनसे अच्छे बल्लेबाज के जो है वो टीम में आ चुके हैं। तो एक ऑलराउंडर का जो ऑलराउंड परफॉर्म होता है, तो ऑलराउंड परफॉर्म में युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, ये दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो बैटिंग में जो है काफ़ी बैटिंग उनकी जो है इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी की बैटिंग और बॉलर्स की है जो स्पिन करते हैं। तो कुलदीप यादव एक अच्छे गेंदबाज है। अगर 3 गेंदबाज स्पिनर्स खेलते हैं तो 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, और अगर 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो 2 ही स्पिनर रखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि टीम मैनेजमेंट क्या करती है, क्या लेती है डिसीजन। लेकिन कुलदीप यादव यहाँ पर अच्छे साबित होंगे क्योंकि चाइनामैन बॉलर हैं और चाइनामैन बॉलर को काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के सामने ये काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब उसके बाद नंबर आती है वाशिंगटन सुंदर की। तो वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही आपने देखी, अच्छी है और इनको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी टीम में प्लेइंग 11 में जो है पूरी तरह से दमखम रखते हैं प्लेइंग 11 में खेलने के लिए, और इन्हें मौका मिलेगा कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आखिरकार टीम मैनेजमेंट को ही 11 खिलाड़ियों को चुनकर मैदान में भेजना है। तो वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन सभी को मौका मिलना पॉसिबल नहीं है। और युजवेंद्र चहल की करते हैं तो युजवेंद्र चहल का जो सिलेक्शन था वो टेस्ट मैचों में भी था और वो दर्शक बने ही रहे और डगआउट में ही बैठे रहे, उनको मौका नहीं मिला। अच्छे गेंदबाज हैं, ये अलग बात है कि बल्लेबाजी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो टेस्ट मैचों में मौका इनको मिलना चाहिए था, लेकिन किसकी जगह मिलता ये डिसाइड नहीं हो पाया और वो फिलहाल बैठे ही रहे बाहर। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद शमी की। तो मोहम्मद शमी अभी एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो एक्सपीरियंस्ड है और हर तरह की गेंदबाजी में वो माहिर है, वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, तो इनका खेलना लाजमी है। और इनके अलावा अभी कोई गेंदबाज दिखाई भी नहीं पड़ रहा है जो कि उनके आमने सामने हो, क्योंकि इनका जो साथी है बुमराह वो फिलहाल इंजर्ड है और उनका अभी वापस आना टीम में अभी लंबे समय के लिए वो जो है वो इलाज करा रहे हैं, बाहर हैं, और वर्ल्ड कप तक अगर वो फिट हुए कि नहीं अभी कहना मुश्किल है। ऐसे में एक बॉलर जो है और आपको तैयार रखना होगा, तो उसके लिए मोहम्मद शमी जो है इनको बिठाना जो है कहीं से समझ में नहीं आता, तो ये ज़रूर खेलेंगे। मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज जो है तो अभी इंडियन टीम के सबसे
बड़े बॉलर के रूप में सामने आए हैं और इन्होंने कर भी दिखाया है। वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी की है और अर्ली ब्रेक थ्रू अगर बोलेंगे तो मोहम्मद सिराज ने दिलाई है और मोहम्मद सिराज का भी खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अब बारी करते हैं कि इंडिया के जो रावलपिंडी एक्सप्रेस की बराबरी जो करने वाले है वो उमरान मलिक। तो उमरान मलिक का जो सिलेक्शन है तो ये 100% सही सिलेक्शन है। अब ये मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये टीम मैनेजमेंट बाद में फिक्स करेगी, लेकिन उमरान मलिक ने जो परफॉर्म किया है, इन्होंने भी ब्रेक थ्रू दिलवाया है टीम को। और सीरीज की बात कर ले न्यूजीलैंड के साथ में या फिर श्रीलंका के साथ में, तो इन्होंने काफ़ी घातक गेंदबाजी की है। थोड़े महंगे साबित होते हैं लेकिन ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और कहीं ना कहीं से इनकी गेंदबाजी में सरफराज नवाज और इमरान खान वाली बात याद आती है कि सरफराज नवाज जो है गेंदबाजी से डराते थे बैट्समैन को और इमरान खान जो है वो अपनी स्विंग करती हुई गेंद से विकेट हासिल करते थे। तो कहीं ना कहीं से ये डर बनाते हैं और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो विकेट लेने में सफल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सरदरुल ठाकुर की। सरदरुल ठाकुर जो है वो संकट मोचक के रूप में काम किया है। इन्होंने रोहित शर्मा के भी संकट मोचक रहे हैं और विराट कोहली के भी संकट मोचक रहे हैं। तो इनका टीम में आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक बॉलर के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी हैं। इनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है और मैंने जब 3 गेंदबाज की बात करी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक, तो इन तीनों से ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इन्होंने साबित भी किया है। तो यहाँ पर क्योंकि टेस्ट मैच नहीं है, ये वनडे है और वनडे में आपको ऑलराउंड परफॉर्म करना होगा। आप ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं तब टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सरदरुल ठाकुर भी जो है वो टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है और इनका खेलना भी लगभग लाजमी है। मैं तो सबको लाजमी ही बोल रहा हूँ, लेकिन आखिरकार 11 लोगों को चुन करके तभी मैच की शुरुआत होगी, तभी मैच खेला जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इनके साथ में क्या होता है। लेकिन सरदरुल ठाकुर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है और इनकी जो गेंदबाजी है ये स्लो गेंदबाज, नकल गेंदबाजी जो इनकी है वो काफ़ी कारगर होती है और अर्ली ब्रेक थ्रू तो नहीं, लेकिन जो लास्ट के ओवर्स होते हैं, लास्ट के ओवर में ये काफ़ी अच्छे साबित होते हैं और वहाँ पर इन्होंने विकेट लिए भी हैं और कई मौके पर इन्होंने साबित भी किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी के सभी कायल हैं, ये अलग बात है कि उनकी जो बल्लेबाजी है वो निखर के सामने नहीं आई, क्योंकि कोई ना कोई बल्लेबाज जो है 100% बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर गया। इस कारण से जैसे अब चौथे टेस्ट की बात कर ले तो चौथे टेस्ट मैच में 79 रन की इन्होंने पारी खेली थी और कैसी पारी खेली थी अगर आपको याद होगा तो एहसास भी होगा कि उस वक्त में इन्होंने बल्लेबाजी की थी जिस वक्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बनाने का मौका था और इनकी बल्लेबाजी यहाँ पर छुप गई क्योंकि विराट कोहली ने एक विराट स्कोर बनाया और 184 रन की जो बल्लेबाजी रन की जो पारी खेली तो उनकी बल्लेबाजी के आगे इनकी बल्लेबाजी छुप गई। साथ में शुभमन गिल ने भी सेंचुरी किया था तो ये छुप गई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को आप नहीं भुला सकते और ये दमखम रखते हैं तेज बल्लेबाजी करने की। तो इनका भी जो है टीम में रहना बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर टीम में है तो अक्षर पटेल भी टीम में होंगे। ये हमारा सेंस कहता है। क्रिकेट पंडितों की बात करें तो उनका सेंस कहता है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे गेंदबाज की जो 10 साल के बाद में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो नाम जयदेव उनादकट, जो कि भारतीय टीम में 10 साल पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेला था और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया था, लेकिन घरेलू सीरीज में जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है और 10 साल के वक्त के बाद ये वापसी कर रहे हैं। इनकी वापसी टेस्ट मैचों में भी हुई थी। अब वापसी क्यों हुई है ये तो सेलेक्टर्स बताएंगे कि क्यों हुई है, लेकिन इतने उम्र के गेंदबाज की वापसी जो है 10 वर्षों के बाद हो रही है और इनको
अगर गेंद मौका मिलता है तो ये अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि आप अब जो युवा तेज गेंदबाज है, मोहम्मद सिराज है, उमरान मलिक है, और मैंने मोहम्मद शमी की बात कर ली कि मोहम्मद शमी का तो खेलना एकदम उसी तरह से जिस तरह से कप्तान का खेलना होगा, क्योंकि उनके अलावा कोई आसपास दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक जो युवा गेंदबाज हैं, इनको मौका अगर मिलता है तो आगे के लिए अच्छा होगा। और जयदेव उनादकट का अगर आपने सिलेक्शन किया है तो खिलाना ही चाहिए, क्योंकि आप एक मौका तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में लंबी जो है गेंदबाजी का अनुभव हो गया है, और ऐसे में उनका खेलना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जो है स्टीव स्मिथ है, शॉन एबॉट, एस्टन एगर जो कि स्पिनर है, और इनकी भी सिलेक्शन टेस्ट मैचों के लिए हुआ था, मौका नहीं मिला, ये वापस फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, लेकिन फिर से वापस आए हैं। एलेक्स केरी जो विकेट कीपर है वो वहाँ नजर आएंगे। नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड। कैमरून ग्रीन की बात कर ले कि कैमरून ग्रीन के बारे में मैंने पहले ही बताया कि उनकी बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो चर्चित है, और उनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी होती है। फिलहाल ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मार्नस लेबुसेन, इनकी बल्लेबाजी भी आपने जो है तो टेस्ट मैचों में देखी है। मिचेल मार्श की गेंदबाजी आपको याद ही होगी। ग्लेन मैक्सवेल, ये जो नाम है ग्लेन मैक्सवेल, ये किसी भी स्कोर को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ये काफ़ी है अगर ये मैदान में डट गए। वैसे तो कोई भी खिलाड़ी मैदान में डट गया तो वो बड़ा स्कोर कर सकता है, लेकिन ये दमखम रखते हैं कि छक्के लगाने में का दमखम है, और किसी भी गेंद को ये छक्का लगाने में का मादा रखते हैं। मिशेल स्टॉक जो वहाँ के फास्ट बॉलर है, मार्कस स्टाइरिस, डेविड वार्नर और एडम जंपा की बात कर ले, क्योंकि एडम जंपा जो है वो वनडे के लिए काफ़ी खतरनाक गेंदबाज हो जाते हैं, और इनका मुकाबला जो है अब विराट कोहली के साथ में देखने लायक होगा। और इनकी गेंदबाजी में जो है तो काफ़ी धार है, और यहाँ की पिचों पर वो खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं से अब इंडिया में जो भी फॉरेनर जो टीम आती है खेलने के लिए, तो उनके लिए इंडिया का मैदान, इंडिया का वातावरण, इंडिया के खिलाड़ी कोई भी छुपे नहीं है, क्योंकि आईपीएल में सभी एक साथ मिलकर खेलते हैं, तो उनकी अच्छी ये सभी चीज़ों को पहचानते हैं, उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनकी मजबूती, कमजोरी कहाँ है वो पूरी तरह से जानते हैं, और उसका इस्तेमाल जो है वो अब करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से वो आए, आईपीएल के लिए नहीं आए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आईपीएल का अगर फायदा बोला जाए तो काफी नुकसान भी है, लेकिन फायदा ज्यादा इसलिए है कि सभी खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी चुनकर आगे आ रहे हैं। चलिए अब इतना ही, यहीं पे आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन ये एक बार फिर से याद दिला दें कि वनडे मैचेस जो है ये अलग हैं, टेस्ट मैचेस से अलग हैं, और टेस्ट मैचों में इंडियन टर्निंग पिच बना करके जो भी टीम आती थी उनको जो है वो मजबूर करते थे, बैकफुट पर लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि उनके स्पिनर्स जो है भारतीय स्पिनर्स से कम नहीं है, और भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर लाया था। वनडे की बात अलग है, वनडे में हमेशा तो नेक टू नेक फाइट होता है, तो यहाँ पर भी नेक टू नेक फाइट होगा, लेकिन फिर भी इंडियन टीम काफी मजबूत है। अगर टीम सिलेक्शन सही हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को 3-0 या 2-1 से मात दे सकती है भारत, लेकिन अगर टीम सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो 2019 आपको याद ही होगा कि 2019 में क्या हुआ था। भारतीय टीम हारी थी सीरीज और अपने घर में हारी थी। ये दिलचस्प मुकाबला है। अब देखना है कि 17 तारीख यानी कि आज के दिन, शुक्रवार का दिन है आज, और आज के दिन वानखेड़े स्टेडियम में क्या होता है, भारतीय टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। फिलहाल 2 मैचों के लिए फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।